आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में विस्तार से। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। ये मेरे हस्तलिखित नोट हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि वो मैंने बिल्कुल तथ्य से तथ्य बात की है, मतलब कि इधर उधर घुमाने की कोई बात नहीं है कि वीडियो को लंबा खींचा है। जितना भी करवाऊंगी वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा और ट्रिक के द्वारा करवाऊंगी और एक एक पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका छूटे ना। वैसे मैंने एक मतलब कि डेली ये किया है कि मैं आपसे 1 या 2 प्रश्न यानी 2 प्रश्न कम से कम मैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा डेली पूछूंगी और उनके उत्तर भी बताऊंगी। आप भी अपनी तैयारी का आंकलन करने के लिए डेली शॉर्ट वीडियो अवश्य देखें। अब हम दिन प्रतिदिन अपने चैनल पर सुधार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना जितना मुझे आता है आपको देने का प्रयास करूंगी, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निरंतर आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी और आप अपनी तैयारी में निरंतर सुधार अवश्य करें, ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के सवाल, ये मेरी अपने खुद के नोट्स हैं, मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। तो राइटिंग में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। मतलब कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और ये पृथ्वीराज रासो मैंने तृतीय इसलिए लिखा है कि ये पृथ्वीराज जो थे, जो राजा पृथ्वीराज थे वो तृतीय, यानी पहले राजा होते थे ना कि अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, अकबर तृतीय, तो वो तृतीय थे, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई। अब महाकवि, माफ कीजिए, महाकाव्य तो है पृथ्वीराज रासो, अब महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है तो इसके लिखने वाले कौन थे? चंद्रबरदाई थी। तो महाकवि कौन हो गए? चंद्रबरदाई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब क्या है कि प्रश्न ऐसे बनता है कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, तो ये आप देखेंगे। तो ये देखेंगे इसमें रस तो है, इसमें वीर और श्रृंगार दोनों है। लेकिन अगर इसमें बहुलता पूछी जाए, भाई बहुलता किसकी है, यानी ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा छंद यानी जो रस का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें क्या है, वीर और श्रृंगार दोनों ही रस है वैसे तो, लेकिन इसमें जो ज़्यादा प्रयोग किया गया है वो वीर का। अगर श्रृंगार, अगर आपसे ऑप्शन में ये दे दिया जाए नंबर 1 पे क्या है, वीर है, और नंबर 2 आपके दे दिया जाए कि इसमें श्रृंगार है, अलग अलग ऑप्शन है, तो आप वीर को टिक करेंगे, यानी वीर रस है। लेकिन अगर दोनों है, वीर और श्रृंगार दोनों है, तो वीर और श्रृंगार दोनों है, लेकिन बहुलता किसकी रहेगी? वीर की रहेगी। ये इतना आप याद रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, प्रधानता किसकी? वीर रस की है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऐसा तो पढ़ रखा है कि इसमें क्या है, सर्ग कितने, ये सब ने रट रखा है कि 69 यानी 69 इसमें क्या है, सर्ग है। लेकिन एक दिन मैंने कम्युनिटी में लगा दिया था कि मैं कम्युनिटी में एक पर्सन आपसे प्रतिदिन पूछती थी, तो मैंने छंद लगा दिया था। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो जो नया नया प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैम 69 69 क्या है, सर्ग है। भाई ठीक है, सर्ग इसमें 69 है, लेकिन छंद इसमें 68 यानी 68 इसमें छंद है, 69 इसमें सर्ग है। अब सर्ग को कई बार ये प्रश्न आया है कि सर्ग को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है, तो सर्ग को समय कहा गया है। ये आप याद रखेंगे। शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप समझदार हो, काफ़ी अपने परीक्षाएं पास की, आप समझ सकते हो कि आपको इस प्रकार प्रश्न आप खुद बना लेंगे, ठीक है। अब इसके उत्तरार्ध भाग, यानी कि अब पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए, तो इनका जो कुछ भाग बच गया था, तो इनके पुत्र जल्हण ने इसे पूरा किया था, ठीक है। जैसा कि मंगलसूत्र, प्रेमचंद का मंगलसूत्र अधूरा है तो उनके पुत्र ने उसे पूरा किया था, ठीक है। तो उसी प्रकार चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हण ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था, यानी जो उत्तरार्ध भाग है, जो अंतिम भाग है, इसका जल्हण ने पूरा किया था। शुरुआत पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई ने की थी, इतना आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा समय, यानी सबसे बड़ा समय, यानी सर्ग आ जाए या समय आ जाए तो आप याद रखेंगे जो सबसे बड़ा समय है या सर्ग है, तो कन्वज
युद्ध है। क्या है? कनवज युद्ध है। देखो देखिए फ्रेंड, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अब बुक में जो सिलेक्टेड बातें हैं उसे क्या उसमें पहले निशान लगाने पड़ते हैं, फिर वो लिखने पड़ते हैं। तो आप इनका फ़ायदा निःशुल्क रूप से उठाइए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मांगूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो ग्रुप में, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भला हो जाए। मुझे आपसे कोई कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और क्या, हाँ, वीडियो कैसी लगी ये आप अवश्य बताएंगे, ठीक है? पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या है मूल कथानक, क्या है, या महत्वपूर्ण खंड के बजाय अगर महत्वपूर्ण खंड आ जाए तो यह क्या है? कयामस वध। महत्वपूर्ण कयामस वध आएगा। कयामस वध, थोड़ी सी कहानी बताती हूँ मैं आपको। कयामस जो एक मतलब कि जैसे कयामस में एक ये नाम का एक राजा था। तो वो क्या करता था, मतलब कामांध आप समझ गए होगे, जो भोग विलासिता में इतना खो गया था कि वो सब कुछ भूल गया था। तो इसमें क्या किया, पृथ्वीराज रासो ने इसका वध कर दिया था, यानी इसकी हत्या कर दी थी। तो महत्वपूर्ण इसका जो खंड है ये है कयामस वध, ठीक है? याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो में 4 संस्करण प्रसिद्ध है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है, ठीक है? अब बड़ा संस्करण आ जाए कि अब 4 संस्करण तो प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए या ऐसा प्रश्न बनता है कि बड़ा संस्करण कौन सा है, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी, यानी जो नागरी प्रचारणी काशी सभा में प्रकाशित हुआ था, बड़ा संस्करण वो है, ठीक है? चंद्रबरदाई का प्रिय छंद छप्पे। अब ये बताओ, छप्पे इस चंद्रबरदाई का, यानी चंद्रबरदाई थे जो महाकवि थे, जो पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले थे, उसके लेखक थे। तो उनका प्रिय छंद क्या था? छप्पे था। अब छप्पे छंद का राजा, यानी चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का राजा भी कहा जाता है, यानी छप्पे छंद उसको मतलब उनको पसंद था, तो छप्पे छंद का राजा चंद्रबरदाई को कहा जाता है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सारे ही महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप रामचंद्र शुक्ल की तरह वो भी आलोचना करते थे। तो उन्होंने भी साहित्य लिखा है। तो जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, तो इन्होंने आदिकाल नामकरण इन्होंने किया था, ये आप सभी जानते हैं। ऐसी कोई मतलब आपने काफ़ी एग्जाम निकाले, इतने बताने की वैसे आवश्यकता है नहीं, आपको काफ़ी जानकारी है, फिर भी बता देती हूँ थोड़ा सा। कोई हो सकता है कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो पहली बार आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। अब क्या है, सबसे अप्रमाणिक, यानी सबसे पहले इसको अप्रमाणिक किसने? डॉक्टर वूलर ने। डॉक्टर वूलर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसे छापना नहीं चाहिए, यानी प्रकाशित नहीं करना। ये क्या है, मतलब कि ये अप्रमाणिक है पूरी तरह से, ठीक है? ये लेकिन सर्वथा, इसने क्या कहा, जाली या सर्वथा कहा, तो सर्वथा अप्रमाणिक इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले अप्रमाणिक किसने माना है पृथ्वीराज रासो को, तो डॉक्टर वूलर ने माना है। लेकिन सर्वथा यानी बिल्कुल अप्रमाणिक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने इस पर बहुत कार्य किया था। लेकिन जब ये जो पृथ्वीराज रासो की तरह पृथ्वी यानी जयानक पृथ्वी जनक एक ऐसा वो इन्होंने एक पुस्तक मिली, उसमें इन्होंने देखा कि जिस पर तुम काम कर रहे हो वो तो बिल्कुल ही जाली, यानी कि व्यर्थ, उन्होंने इसको मतलब कहा जाता है कि उन्होंने बिल्कुल ही फेंक दी, ये बिल्कुल जाली है, इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है, मैंने वैसे ही समय व्यर्थ किया, तो इसको छापना नहीं चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने इसे बिल्कुल जाली बोल दिया था, ठीक है? इसलिए सर्वथा इसको अप्रमाणिक माना रामचंद्र शुक्ल ने। और सबसे पहले अप्रमाणिक डॉक्टर वूलर ने, ये आप याद रखेंगे। आप इसका अंतर समझने का प्रयास करें। अब क्या है, इसके 3 भाग हैं। कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणिक माना है, कुछ ने अप्रमाणिक माना है, कुछ ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। तो ये आप ट्रिक से समझेंगे। मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, शायद आपको पसंद आए। और अगर आपको फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछेंगे। इतना ज़रूर कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो।
वो श्याम सुंदर मोह मोह मिटा जाने, श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, 2-3 बार आप बोलोगे याद हो जाएगा, श्याम सुंदर मोह मिटा जाने। तो ये ट्रिक है आपकी प्रमाणिकता की। अब ये देखेंगे श्याम सुंदर से श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, मोह से मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हो जाएंगे, और मिटा जाने मतलब मिश्र बंधु, और टा से कर्ण, मी से मिश्र बंधु, टा से कर्नल टोड, जा से जॉर्ज ग्रियर्सन, न से नगेंद्र। आप देखो एक बार फिर से देखेंगे आप, श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, श्याम सुंदर से श्याम सुंदर दास, मोह से मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मी से मिश्र बंधु, टा से कर्नल टोड, जा से जॉर्ज ग्रियर्सन, न से डॉक्टर नगेंद्र। ये प्रमाणिकता। अब अप्रमाणिक मानने वालों में देखेंगे बुरा रामू श्यामल गौरी देवी, बुरा रामू श्यामल गौरी देवी। जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक से याद करें, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो ट्रिक से याद करते हैं, अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो ट्रिक से याद नहीं करते, वैसे याद कर, तो वैसे भी आप याद कर, जरूरी नहीं आपको ट्रिक याद करनी है, सीधा भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, मैं दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। अब बुरा से हो जाएंगे बूलर, रामू से रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ देखेंगे जैसे रामू दिया है तो रामचंद्र शुक्ल, और राम से राम कुमार वर्मा, ठीक है, दोनों पकड़ेंगे। अब श्यामल से श्यामल दास, अब क्या है जैसे मुंह से आया मुरारी दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, एक ही व्यक्ति का नाम है ये, और देवी से देवी प्रसाद। तो देखें एक बार फिर से, बुरा रामू श्यामल गौरी देवी, बुरा से बूलर हो जाएंगे, राम से रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, फिर क्या है राम कुमार वर्मा रासे, मुंह से फिर क्या हो जाएंगे मुरारी दास, ठीक है, और श्यामल से श्यामल दास, और गौरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये एक ही नाम है, ठीक है, पूरा बड़ा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देवी से देवी प्रसाद हो जाएंगे, ये अप्रमाणिक वालों में। अब आते हैं अर्ध प्रमाणिक में। तो देखिए अर्ध प्रमाणिक में ट्रिक है, सुनुति अगर हजार मुनि, सुनुति अगर हजार मुनि, सुनुति अगर हजार मुनि। देखिए सुनीति से सुनीति कुमार चटर्जी, अगर से अगरचंद नाहर, ये थोड़े बड़े नाम है, अगरचंद नाहर, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, और मुनि से मुनि जिन विजय। तो एक बार फिर से देखें, सुनीति अगर हजार मुनि, सुनीति सुनीति कुमार चटर्जी, अगर से अगरचंद नाहर, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि से मुनि जिन विजय। तो ये अर्ध प्रमाणिक वालों में है, ये जो हैं अर्ध प्रमाणिक वालों में है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो ट्रिक याद कर लेना, नहीं लगे तो बगैर ट्रिक याद कर लेना, आपकी मर्जी है। आप देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इसके और भी बन जाते हैं। सबसे इसका विवादास्पद भाग कौन सा है? तो ऐतिहासिकता। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें जो विवाद हुआ है सबसे ज़्यादा इसके ऐतिहासिकता पर विवाद हुआ है। वो कैसे हुआ है कि मतलब इसके जो समय, जो इतिहास के जो समय थे उससे मेल नहीं खा रहे थे, यानी जो इसके आने वाले जो लेखक, यानी जो लेखक थे उस समय के, वो भी मेल नहीं खा रहे थे, उनका अलग समय था, इनका अलग समय था। इनकी जो लड़ाइयाँ लड़ी, यानी जो भी इसमें घटनाएं घटी थी वो इतिहास से मेल नहीं खा रही थी, वो अलग समय था, वो अलग समय था। तो इसलिए तो इसमें जो विवाद, जो सबसे ज़्यादा विवाद, यानी जो सबसे ज़्यादा संशय जो बना वो ऐतिहासिकता ही पर बना है। अब इसकी भाषा का कई बार पूछी गई है। अगर इसकी भाषा आए तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। जैसे आप देखते हैं ना, डिंगल में क्या है, डिंगल में आपकी है राजस्थानी, तो यानी कि ये देखो, अब डिंगल जो भाषा है वो राजस्थानी की है, लेकिन इसमें क्या है, पिंगल भाषा वो थी जो मतलब कानों को प्रिय लगी। अब बहुत सारे इसमें मुझे भी एक तरह से देखा जाए तो मैं एक बार थोड़ा सा विस्तार से इसको करूँगी, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था जिन्हें डिंगल जो भाषा थी ये वीरता की भाषा थी, यानी डिंगल जो एक कर्कश शब्दावली बोलते थे इसको, मतलब इसमें पिंगल भाषा वो थी जो कानों को प्रिय लगती थी, ठीक है। अब राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा से पिंगल भाषा बनी थी, ठीक है, राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा से। अब क्या है, लेकिन जो पिंगल भाषा थी कानों को, लेकिन इसमें थोड़ा युद्ध वगैरह दिखाया गया ना, जैसे कि जो इसमें पृथ्वीराज रासो ने युद्ध किया, लेकिन फिर भी इसकी शैली पिंगल दी गई है। अब तो वही जाने, लेकिन है इसमें पिंगल कर देना आप।
चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो को कब प्रकाशित करवाया गया, तो चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया था। अब क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है, हाँ यहाँ से, इसे त्रासदी काव्य किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन ने इसे त्रासदी काव्य महाकाव्य कहा है। यानी महा मतलब बड़ा, और काव्य तो जिसमें थोड़ी सी लय इस तरह की बातें होती हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे त्रासदी महाकाव्य कहा है। ये तो मैंने ये थोड़ी सी सारणी बना दी है आपके लिए। अगर इसको ये देखो सारणी थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी लाइनें हैं, तो ये हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी राइटिंग थोड़ी ना करनी है, लेकिन फिर भी आप वैसे तो HPSC PGT में भी अब लिखित पेपर आने लगा हरियाणा में, और इसके साथ ही अब असिस्टेंट प्रोफेसर का भी लिखित, तो आप पहले से तैयारी रखिए अपनी। तो प्रमाणिकता में देखिए, श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानने वाले हैं, मिश्र बंधु प्रमाणिक मानते हैं, मोहनलाल विश्वलाल पंड्या, कर्नल टोडी ये प्रमाणिक मानते हैं। इधर वाले अप्रमाणिक में आप देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रमाणिक मानते हैं, देवी प्रसाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे अप्रमाणिक मानते हैं, कविराज श्यामलदास या डॉक्टर भूलर जिसने सबसे पहले इसे अप्रमाणिक माना है, सर्वथा अप्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल ने माना है, पहले प्रमाणिक इसे डॉक्टर भूलर ने, मुरारी दान। अर्ध प्रमाणिक में आप देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जन्मेजय, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ये इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके प्रश्न तकरीबन मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट हो जाए। कोई भी प्रश्न अगर बचता आपकी दृष्टि में तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अगर ये आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूँ, वहाँ से आप प्राप्ति से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार निरंतर क्लास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान को दबा दें, क्योंकि घंटी वाला निशान नहीं दबाओगे तो जब मैं वीडियो डालूंगी आप तक नहीं पहुंचेगी उचित समय पर। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।